HIV का जो संक्रमण के कारण क्या है भाई? कोशिका के अंदर तो हमने बताया कि कैसे प्रवेश करता है, लेकिन हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तो HIV के संक्रमण के कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं संक्रमण के? तो पहला जो कारण है, इसके कारणों को तो आप कह सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी विधियों के द्वारा HIV वायरस है वो हमारे शरीर में पहुंच सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पहले एक चीज़ ये बता दें कि ये मूल रूप से किस में उपस्थित होता है? तो बोले ये यौन जो द्रव है, जैसे सीमेन यानी जो वीर्य, व सर्वाइकल तरल जो सिक्रेशन है, स्राव है, यानी जो मादा के अंदर जो यूटेरस होता है, फीमेल में यूटेरस का जो सर्वाइकल पार्ट होता है वहाँ से क्या निकलता है? कुछ तरल निकलता है। तो उसके अंदर वह और किस में हो सकता है? रक्त में। तो आप कह सकते हैं ये कहाँ पर उपस्थित होता है? वायरस मूल रूप से हमारे शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है? तो हम कह सकते हैं कि यौन द्रव्य व रक्त में उपस्थित होता है। तो अब यहाँ कह सकते हैं ये अगर हम मान लीजिए यौन द्रव्यों का आदान प्रदान होता है या रक्त का आदान प्रदान होता है, तभी इसका संक्रमण हो सकता है। तो यहाँ पर पहला जो कारण है यौन द्रव्यों का आदान प्रदान कैसे हो सकता है? तो हम कह सकते हैं कि असुरक्षित यौन संपर्क द्वारा, असुरक्षित यौन संबंध द्वारा। यानी मान लीजिए किसी एक पार्टनर को HIV का संक्रमण है और दूसरा उसके साथ में यौन संबंध बनाता है, तो आप कह सकते हैं वीर्य या फिर सर्वाइकल स्राव का जो आप कह सकते हैं आपस में आदान प्रदान होने की वजह से, संपर्क में आने से ये रोग फैल सकता है। दूसरा आप कह सकते हैं रक्त आदान यानी ब्लड डोनेशन के द्वारा। ब्लड डोनेशन मतलब मान लीजिए किसी को HIV संक्रमित है और उसमें कोई लक्षण नहीं आ रहे और वो अगर रक्त दे दे किसी को, तो ये भी एक कारण है। तीसरा कारण क्या हो सकता है दोस्तों? तो हम कह सकते हैं संक्रमित सुई के प्रयोग द्वारा। संक्रमित सुई, मान लीजिए सुई है वो जो नीडल है किसी ऐसे रोगी को यूज की हुई है और उसी को यूज कर लिया, तो आप कह सकते हैं उससे। ऐसे ही दोस्तों जो नशीली दवाइयों का सेवन करते हैं, तो आप कह सकते हैं उन लोगों में भी हो सकता है। तो नशीली दवाइयों का संक्रमित सिरिंज, संक्रमित सुई द्वारा प्रयोग, यानी जो नशीली दवाइयां अगर ले रहा है कोई, तो उसको संक्रमित सुई से ले लिया, तो वो भी आप कह सकते हैं संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे ही आप कह सकते हैं कोई संक्रमित व्यक्ति अगर अंगदान या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसप्लांट करवाए, तो उस केस में भी हो सकता है। यानी किसी संक्रमित व्यक्ति का अंग अगर किसी को दिया जाता है तो वो उस केस में भी रोग हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य कारण है वो आप कह सकते हैं असुरक्षित यौन संबंध और ब्लड डोनेशन की वजह से होता है और साथ में गर्भवती माँ से शिशु में होता है। ये मुख्य कारण है, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए। ये कभी कभार ऐसे थ्योरी का प्रश्न आ सकता है और उसमें 4 ऑप्शन दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा HIV का फैलने का कारण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रमुख कारण थे, इनको आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों HIV के जो लक्षण है वो क्या है? तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट चलते हैं, एड्स रोग के लक्षण पढ़ेंगे। तो रोग के लक्षणों की अगर बात करें तो देखो 3 चरणों में लक्षण प्रकट होते हैं। यानी HIV एड्स के रोग के जो लक्षण हैं वो 3 चरणों में प्रकट होते हैं, यानी 3 चरणों में आप डिवाइड कर सकते हो इनको। पहला जो चरण है वो है अलाक्षणिक वाहक, यानी कोई अगर संक्रमित हो गया है तो उसमें लक्षण प्रकट होंगे ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कहेंगे। यानी वो खुद में लक्षण नहीं दिखेंगे उसके अंदर, लेकिन उसमें वायरस अंदर चला गया है। तो पहली स्टेज ये आती है लक्षणों की। तो यहाँ पर अलाक्षणिक जो वाहक होता है उसमें कुछ केसेज के अंदर ही सिर्फ 1 से 2% केसेज में ही लक्षण प्रकट होते हैं। वो लक्षण क्या प्रकट होंगे? वही बुखार आना, रात को पसीना आना
और आप में कह सकते हैं ये जो आर्म पिट होती हैं हमारे जो बगलों में, यहाँ पर जो लस्सी का गांठें होती हैं उनमें सूजन आ जाना, ये लक्षण लेकिन ये सब में प्रकट नहीं होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एसिम्प्टोमेटिक होता है पेशेंट, कैसे होता है, अलाक्षणिक, यानी कोई लक्षण प्रकट नहीं होता, अलाक्षणिक, और कोई भी लक्षण प्रकट नहीं होगा, यानी ज्यादातर केसेज के अंदर क्या होगा, अलाक्षणिक होगा ज्यादातर। लेकिन इस स्थिति के अंदर, यानी जब वो पेशेंट है उसमें लक्षण प्रकट नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप कह सकते हैं वो अत्यधिक संक्रमणकारी होता है, यानी अत्यधिक संक्रमणकारी का मतलब है कि ये अब रोग को फैलाने वाला हो गया है, बहुत ज़्यादा फैला सकता है। अत्यधिक संक्रमणकारी अवस्था में है ये पेशेंट, क्योंकि उसमें कोई लक्षण नहीं हो रहा तो उसको खुद को ही पता नहीं है, तो आप कह सकते हैं वो कई कारण जो हमने पहले बताए उन कारणों के द्वारा किसी दूसरे को रोग फैला सकता है। तो अत्यधिक संक्रमणकारी अवस्था है, और इस अवस्था के दौरान आप कह सकते हैं कुछ प्रतिरक्षा डेवलप होती है एड्स के प्रति, यानी आप कह सकते हैं कुछ प्रतिरक्षी क्रिया होती है, प्रतिरक्षी क्रिया होती है। उसके होने से क्या होगा, बोले उस व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी बनेगी, एड्स के खिलाफ, वायरस के खिलाफ क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी का निर्माण होगा। तो अब दोस्तों एंटीबॉडी का निर्माण होगा, लेकिन देखो कोई लक्षण नहीं है, लेकिन अगर जांच करेंगे तो हम कह सकते हैं ये जांच में पता लगाया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं इस अवस्था में HIV पॉजिटिव आता है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अगर जो टेस्ट करेंगे, स्पेशली जो एलिसा टेस्ट होता है वो लगाएंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, तो उस केस में ये HIV पॉजिटिव शो होगा। यानी देखो लक्षण नहीं है लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव अगर टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव पाया जाएगा। विशेष तौर पे 6-7 सप्ताह के बाद में अगर मान लीजिए उसमें शरीर में प्रवेश किया है तो 6-7 सप्ताह के पश्चात वो पॉजिटिव पाया जाता है। तो अभी एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है और इसकी वजह से वो पॉजिटिव पाया जाता है। लेकिन पॉजिटिव कब पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं संक्रमण के 6 से 8 सप्ताह के बाद। ये पॉजिटिव कब आता है, संक्रमण के 6 से 8, ऐसे नहीं आज ही संक्रमण हो आज ही पॉजिटिव शो होगा, नहीं होगा, 6 से 8 सप्ताह के बाद में पॉजिटिव शो होगा। क्योंकि 6 से 8 सप्ताह होने के बाद में क्या है, प्रतिरक्षी क्रिया होने लगेगी उसके शरीर में और उससे एंटीबॉडी का निर्माण होगा और वो HIV पॉजिटिव पाया जाएगा, लेकिन उसमें कोई लक्षण प्रकट नहीं होंगे, इसलिए अत्यधिक संक्रमणकारी अवस्था है। तो दोस्तों यहाँ पर 6 से 8 सप्ताह के बाद में ही पॉजिटिव आता है, पहले पॉजिटिव नहीं आता। तो संक्रमण और इस 6 सप्ताह के बीच का जो पीरियड होता है इसको बोलते हैं विंडो पीरियड, विंडो पीरियड। तो अब आप यहाँ कह सकते हैं विंडो पीरियड का बेसिक मतलब क्या है कि HIV का जिस दिन संक्रमण हुआ उस दिन से लेकर इसकी जांच पॉजिटिव आने तक का जो समय है उसको क्या बोलते हैं। दूसरी अवस्था है दोस्तों एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, एड्स संबंधित कॉम्प्लेक्स, एड्स संबंधित कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, अब आप कह सकते हैं कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लक्षण हैं वो प्रकट होंगे, इसको शॉर्ट में ARC बोलते हैं, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। ये दूसरी अवस्था है, यानी रोगी के जो लक्षण आएंगे, पहले अवस्था में लक्षण नहीं आएंगे, ये जो है ये अवस्था है इसमें लक्षण प्रकट होते हैं। तो आप कह सकते हैं ये लक्षण कब प्रकट होंगे, तो हम देखिए ये काफ़ी टाइम के बाद में हो सकते हैं, ये लक्षण बहुत टाइम लग सकता है इनके अंदर आने में, यानी कईयों में तो सालों लग जाते हैं। तो एड्स संबंधी जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें सबसे पहले क्या होगा, तो हम बोलेंगे फीवर यानी ज्वर, यानी जो बुखार है वो। अब बुखार है वो परमानेंट भी आ सकती है और कभी कभी यानी फ्रीक्वेंटली भी आ सकती है, यानी चिरस्थायी हो सकती है या फिर बार बार आ सकती है बुखार। तो ये इंडिकेशन है। दूसरा जो इंडिकेशन वो है कि डायरिया, लूज मोशंस होते हैं, लूज मोशंस होने लगते हैं। और तीसरा जो है वो है रात में अत्यधिक पसीना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है
भाई गर्मी के कारण तो पसीना आता ही आता है, बिना गर्मी नहीं है तब भी उसको रात में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो आर्म पिट है, आर्म पिट मतलब हमारी जो, जिसको कांख बोलते हैं हम भाषा में, बगलों वाली जो जगह है वो आर्म पिट, व ग्रोइन जो क्षेत्र है, ग्रोइन भाग यानी आपके दोनों पैरों और जनांगों के बीच की जो जगह है उसको ग्रोइन भाग बोलते हैं। ग्रोइन भाग के अंदर जो लसीका गांठें हैं, लसीका गांठों में सूजन, यानी वो गांठें सूज जाती हैं, बगलों में भी सूज जाएंगे और यहाँ पर भी सूज जाएंगे। तो दोस्तों ये तो लक्षण थे। इसके अलावा आप कह सकते हैं मानसिक लक्षण, तंत्रिका तंत्र से संबंधित लक्षण भी प्रकट होते हैं। तंत्रिका तंत्र को भी ये प्रभावित करता है और उससे क्या हो गई, याददाश्त में कमी आएगी, कंफ्यूज रहेगा पेशेंट एनी टाइम। इस तरीके से आप कह सकते हैं ये लक्षण। इसके अलावा दोस्तों रोगी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है तो उसको फेफड़ों में इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बोले लगातार खांसी आती है, वह अत्यधिक थकान भी होती है। तो ये तो आप कह सकते हैं नॉर्मल किसी चीज़ में हो सकती है, कोई भी इन्फेक्शन होता है उसमें, लेकिन ये साथ में कंटिन्यूस होने लगता है, उसको बहुत थकान महसूस होने लगती है और खांसी भी आने लगती है। इसके अलावा आप कह सकते हैं उसको जब लूज मोशन हो गए हैं, है ना, बुखार आ रहा है इस तरीके से, तो शरीर में थकान भी आ रही है, तो उस पेशेंट का शरीर का जो वजन है वो वजन में कमी आ जाती है, वजन क्या होता है एकदम से कम होने लगता है। तो तीसरी अवस्था है पूर्ण विकसित एड्स, फुली ब्लॉन एड्स, यानी अब जो है वो रोग काफ़ी विकसित हो चुका है। और इस अवस्था के अंदर आप कह सकते हैं कि जो चिरस्थायी डायरिया हो रहा है, डायरिया पहले से चालू हो गया था, चिरस्थायी डायरिया के कारण क्या होगा, वजन कम, वह कमजोरी आ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो शरीर जब कमज़ोर हो जाता है, यानी कोई व्यक्ति जब कमज़ोर हो जाता है तो उस पर कोई भी अटैक कर सकता है। कमजोरी आने के कारण दोस्तों उस रोगी के अंदर अवसरवादी संक्रमण हो जाते हैं, क्योंकि रोग कमज़ोर हो गया है। तो जो ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है वो होने लगते हैं, यानी जो इन्फेक्शन सामान्यतः नहीं होते हैं लेकिन एड्स की वजह से वो इन्फेक्शन होने लगते हैं। तो दोस्तों वो इन्फेक्शन कौन कौन से हैं, तो इन इन्फेक्शनों की अगर बात करें तो जो पहला इन्फेक्शन है वो तो आप कह सकते हैं मायोबैक्टीरियम, जो माइकोबैक्टीरियम जैसे टीबी का जो जीवाणु होता है वैसे ही है, मायोबैक्टीरियम एवियम। ये आप कह सकते हैं हड्डी की टीबी कोज कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, हड्डी की टीबी हो जाती है, हड्डी के अंदर जो बोन मेरो होती है उसमें संक्रमण हो जाता है और उसकी वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से बोले उस रोगी के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स ये बनेंगी ही नहीं। तो देखो हड्डी के अंदर हुआ तो आप कह सकते हैं इनकी संख्या है वो डाउन हो जाएगी। हड्डी के अंदर टीबी हुआ तो उसकी वजह से हड्डी में जो बोन मेरो में कोशिकाएं बनती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो ये नहीं बनेंगी, इनकी संख्या कम हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा आप क्या कह सकते हैं, एक विशेष प्रकार का न्यूमोनिया होता है जो जनरली नहीं हो सकता, तो आपको इतना याद रखना निमोनिया भी हो जाता है। निमोनिया के अलावा अगर बात करें तो एक विशेष प्रकार का रक्त कैंसर होता है जिसको कपोशिका सारकोमा बोलते हैं, कपोशिका सारकोमा। ये एक विशेष प्रकार का क्या है दोस्तों, रक्त कैंसर है। और इस रक्त कैंसर में क्या होता है, तो हम बोलेंगे त्वचा पर लाल व बैंगनी, त्वचा जो है उस पर लाल व बैंगनी रंग के सिक्के के आकार के चकते होने लगेंगे है। ऐसे ही दोस्तों एक ब्रेन के अंदर संक्रमण होता है टॉक्सोप्लाज्मिक एनसीफेलाइटिस, एनसीफेलाइटिस। तो ये जो है एनसीफेलाइटिस का मतलब ही होता है ब्रेन में सूजन। तो ये जो टॉक्सोप्लाज्मा है उसकी वजह से होता है। तो ये संक्रमण सामान्यतः नहीं होता है, तो ब्रेन में
संक्रमण होने की वजह से आप कह सकते हैं बहुत सारे उसके मेंटल कन्फ्यूजन भी होंगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी होगा, डिप्रेशन में भी आ जाएगा, उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, उसकी विचार शक्ति बिल्कुल भी कमज़ोर हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो अवसरवादी संक्रमण है ये पूर्ण विकसित एड्स के अंदर होते हैं। तो दोस्तों HIV जो एड्स है उसका जो निदान है यानी डायग्नोसिस, तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी जांच के द्वारा पता लगाया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके निदान की अगर बात करें तो सबसे पहला जो निदान है वो तो है एलाइजा टेस्ट, जिसको हम एलिसा परीक्षण भी कह सकते हैं, एलाइजा भी कह सकते हैं। एलिसा परीक्षण, इसको इन ELISA कहा जाता है। और जो एलिसा टेस्ट है इसमें एलिसा का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है E फॉर एंजाइम, L फॉर लिंक्ड, I फॉर इम्यूनो, S फॉर सोर्बेंट, A फॉर एसे, यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। तो ये आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, ये एलिजा परीक्षण है। और ये जो आप कह सकते हैं ये प्रथम जांच है। प्रथम जांच का मतलब जब आपको चांस लग रहा है कि संक्रमण के चांसेस लग रहे हैं तो यही जांच की जाती है। अब ये कंफर्म नहीं है, प्रथम जांच है, लेकिन आप कह सकते हैं नॉट कंफर्म, इससे कंफर्म नहीं हो सकता। तो आप कह सकते हैं दूसरी जांच की जाती है और उस दूसरी जांच का जो नाम है वो है वेस्टर्न ब्लॉट। क्या है दोस्तों? वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट नाम की जो टेक्निक है, इस टेक्निक के द्वारा इसको कंफर्म किया जाता है। तो आप कह सकते हैं ये एड्स का कंफर्मेशन या कन्फर्मेटरी परीक्षण है। यानी इस तरीके से आप कह सकते हैं ये जांच से अगर पॉजिटिव आ गए तो इसका मतलब वो HIV पॉजिटिव है। तो ये इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये शुरुआती जांच है और ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है। इन दोनों टेस्ट के द्वारा एड्स का परीक्षण किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर इसके बचाव हेतु औषधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। तो ये औषधियाँ जो हैं ये क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो औषधियाँ दी जाती हैं उनको स्पेशली HAART बोलते हैं, यानी हाईली एक्टिव है, हाई एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या ट्रीटमेंट कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जो ART है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, यानी जो रिट्रोवायरस है उसके खिलाफ थेरेपी है, लेकिन हाई एक्टिव, HA का मतलब हाईली एक्टिव है। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इस हाईली एक्टिव ART के अंदर दो प्रकार की दवाएं दी जाती हैं। जो पहली दवाई है वो तो है RT इनहिबिटर। RT इनहिबिटर्स मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को रोकने वाले, इनहिबिट करने वाले, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने ही तो सारा खेल किया था। कोशिका में प्रवेश करने के बाद उसी ने उसके RNA से DNA बनाया था, तो उसको इनहिबिट करने वाली दवाइयाँ। तो आप कह सकते हैं एक तो यहाँ पर जीडोवुडिन नाम से दवाई आती है, जीडोवुडिन, आपको ये स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है ना, जीडोवुडिन। ऐसे ही दोस्तों स्टावुडिन, ऐसे ही डीडेनोसिन। तो यहाँ पर मेन जो दवाई है जीडोवुडिन का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। जीडोवुडिन को AZT से भी लिखा जाता है शॉर्ट, क्योंकि पुराने टाइम में जीडोवुडिन का जो नाम था वो एजाथाइमिडिन था, इसलिए AZT से एजाथाइमिडिन नाम था इसका, लेकिन आजकल इसका नाम जीडोवुडिन है। तो ये प्रमुख औषधि है, तो ये स्पेशली आपको ध्यान रखनी। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो दवाई है वो है प्रोटीएज इनहिबिटर। प्रोटीएज एक एंजाइम है और ये एंजाइम क्या करता है बोले, जब होस्ट कोशिका के अंदर वायरस के प्रोटीन बनते हैं
और वो प्रोटीन वापस इंटीग्रेट होकर वायरस को बनाते हैं। हमने देखा था चित्र में, वायरल प्रोटीन बन गए और वायरल आरएनए बन गया और फिर से वायरस के प्रोटीन वायरस बना। तो बोले ये एंजाइम उस टाइम में उन वायरल प्रोटीन को इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है और उसके ऊपर वायरस के चारों तरफ कवर बनाता है। तो अगर इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो वो कवर नहीं बनेगा, यानी उस टाइम में आपके HIV वायरस की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर प्रोटेज इनहिबिटर हैं, ये काफ़ी हैं, अभी विकसित किए जा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोटीन। लेकिन यहाँ पर इफावेरेंज, इस तरीके से आप कह सकते हैं, नाम याद रख सकते हैं। लेकिन प्रोटेज इनहिबिटर आपको शब्द याद रखना है, प्रोटीएज इनहिबिटर। तो प्रोटीएज इनहिबिटर जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और अभी इस पर काफ़ी रिसर्च चल रही है, क्योंकि वायरस आ तो गया लेकिन अगर उसके प्रोटीन्स को असेंबल ना होने दें तो वायरस की जनसंख्या नहीं बढ़ पाएगी। अब बचाव का क्या तरीका है, तो हमने बोला जो फैलने के तरीके थे उन्हीं पे गौर करना है, सुरक्षित यौन संबंध रखना है, रक्तदान ऐसे व्यक्ति से नहीं लेना, जांच के बाद में रक्तदान लेना है, संक्रमित सुई का प्रयोग नहीं करना, सुई को पहले उबाल लेना है, गर्म कर लेना, नई डिस्पोजेबल सिरिंज यूज में लेनी है, ठीक है ना। अंगदान करते समय भी जांच करवानी जरूरी है। जो स्त्री पॉजिटिव है उसको गर्भधारण नहीं करना चाहिए ताकि उसका जो बच्चा पैदा हो कम से कम वो तो बच सके। अब दोस्तों देखिए, एड्स के बारे में कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने वाली जरूरी जो सूचना है वो ये है कि पहला जो रोगी है एड्स का वो कब आया, तो बोले सन 1981 में USA के अंदर पाया गया। और ये क्या थे, समलैंगिक थे, है ना, समलैंगिक के अंदर ये पाया गया। और भारत के अंदर जो पहला जो केस है, भारत में पहला जो रोगी मिला ये सन 1986 में मिला। और कहाँ मिला, चेन्नई में मिला। और वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, यानी वेश्या थी, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में सन 1988 से क्या किया गया, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाने लगा। विश्व एड्स दिवस, तो आपको ये ध्यान रखना है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। और इसकी शुरुआत हुई 1988 से। भारत में केस आया 1986 में, वर्ल्ड में केस आया 1981 में। अब दोस्तों सन 1992 के अंदर, 1992 में भारत में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको का आरंभ किया गया, यानी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों कुछ जरूरी जानकारी, वो जानकारी ये है कि एड्स के जो फैलने के कारण बताए, उनके अलावा कई बार ऐसे होता है कि एड्स का जो रोगी होता है उससे हम दूरी बना के रखते हैं। तो दोस्तों फिजिकल टच से, यानी हमारे को वो टच करेगा, उसके साथ में रहने से वो रोग नहीं फैलता है, उसके बर्तनों से, उसके कपड़ों से नहीं फैलता है, उसके खांसने छींकने से भी नहीं फैलता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए में एड्स के रोगी को एक सहानुभूति देनी होती है, उसके साथ में रहना होता है, उसको हिम्मत देनी होती है, कभी उसे दूरी नहीं बनानी चाहिए। साथ में दोस्तों एड्स का जो वायरस है वो हवा में थोड़ी देर के लिए जिंदा रह सकता है। ऐसे आप कह सकते हैं कपड़े धोते हैं जैसे साबुन से है, साबुन से भी आप कह सकते हैं एड्स है वो नष्ट हो सकता है, सिंपली हैंड वॉश इनसे नष्ट हो सकता है। तो आप कह सकते हैं ये वायरस जो है ये सिर्फ और सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, रक्तदान से और गर्भवती स्त्री से उसके बच्चे में, और आप कह सकते हैं अंगदान से और संक्रमित सुई का प्रयोग करने से फैलता है, ये ना, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इसमें जो दी गई जानकारी है वो काफ़ी एग्जाम्स में पूछी भी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो जिसने भी बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।